तो आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ बेस्ड होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एक सिस्टम में अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, लेट से ये एक सैंपल है, इस सैंपल में कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया गया, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, और इस सिस्टम ने कुछ एनर्जी रिलीज़ कर दिया समहाउ, इन एनी वे इसने कुछ एनर्जी रिलीज़ कर दिया। तो बाकी बचा जो एनर्जी होगा वो एनर्जी, इसके जो एनर्जी होगा, इस सिस्टम का जो एनर्जी होगा उस एनर्जी में इंक्रीमेंट ले आएगा। सो एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा बाकी बचा हुआ एनर्जी। आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि हम अगर एक सिस्टम में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इतना एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, दैट इज़ इक्वल टू उस सिस्टम में इसी एनर्जी का एक पार्ट उस सिस्टम के एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा और बाकी जो पार्ट है ये उसे रिलीज़ कर दे रहा है। इसी चीज़ को आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इस सिस्टम में नेट कितना एनर्जी प्रोवाइड किया गया, इसमें दिया गया था तो इतना एनर्जी, उसमें से इसने इतना एनर्जी रिलीज़ कर दिया, तो बचा हुआ जो एनर्जी है वो इस अमाउंट का है। वही बचा हुआ एनर्जी जो है इस सिस्टम का जो एनर्जी है उसमें इंक्रीमेंट ले आएगा। दोनों इक्वेशन देखिए एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, थोड़ा बहुत टर्म्स को इधर उधर दाहिने बाएं करने से एक से दूसरे इक्वेशन में आप पहुंच सकते हैं। तो दो तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब इसी लॉजिक को अगर हम एक थर्मोडायनेमिक सैंपल पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फ्रंट एंड को हटा देते हैं और यहाँ पर लेट से ये जो सैंपल है भीतर, ये सैंपल एक गैसेस सैंपल है। तो गैसेस सैंपल है तो गैसेस पार्टिकल्स जो है, मे बी ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एटम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टिट्यूएंट जो गैस है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो ये इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करता है विथ रैंडम वेलोसिटी, ये ऐसे रैंडमली मूव करता है और ये वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करता है, जिससे कि ये कंटेनर के वॉल पे एक प्रेशर अप्लाई करता है। सो इस रैंडम मोशन के कारण ये एक प्रेशर अप्लाई करता है कंटेनर के वॉल पे एंड हेंस ये एक प्रेशर अप्लाई करेगा इस पिस्टन पे भी। अब वॉल तो कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं हो सकता है, नियरली इनकम्प्रेसिबल होता है इस सेंस में अगर देखा जाए तो, लेकिन ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो सैंपल है ये सैंपल एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है पिस्टन पे। अब आप देखिए इस पिस्टन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ पिस्टन का अपना जो वेट है उस वेट के कारण भी ये सैंपल पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो नेट एक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेट ऑफ दिस पिस्टन, उसके कारण एक नेट प्रेशर भी इस सैंपल पे पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम पे आने के लिए इन दोनों प्रेशर्स को सेम होना होगा। अब आप एक और चीज़ देखें यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल्स है इन पार्टिकल्स में मोशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और साथ ही साथ अलग अलग तरह का और भी एनर्जी हो सकता है। जैसे कि अगर यह मॉलिक्यूल हुआ तो बॉन्ड के रूप में एनर्जी हो सकता है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहा उनमें ऑसिलेशन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, जिसके कारण एनर्जी हो सकता है। और साथ ही साथ इन पार्टिकल्स में रोटेशन हो सकता है, रोटेशनल एनर्जी भी इसमें रह सकता है। तो उन सारे एनर्जीज़ को अगर आप मिला ले इस सैंपल के, थर्मोडायनेमिक सैंपल के सारे एनर्जीज़ को मिला देने से इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सारे एनर्जीज़ मिलके जो इस सैंपल का एनर्जी बनता है उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, उसे यू से नॉर्मली डिनोट किया जाता है।
अब आप देखिए कि अगर हम इस सैंपल में हीट प्रोवाइड करते हैं, इस सैंपल में हीट प्रोवाइड किया गया Q अमाउंट में। नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में हीट को Q से डिनोट किया जाता है। सो Q अमाउंट का हीट इसमें प्रोवाइड किया गया। अब हीट जो है ये एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इतना अमाउंट में एनर्जी इस सिस्टम में प्रोवाइड किया गया। अब एनर्जी देते साथ क्या होगा, देखिए ये जो एनर्जी है इस सैंपल को मिलेगा, मतलब सैंपल के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को मिलेगा। पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा कि ये और तेज़ी से मूव करने लगेगा। जब ये और तेज़ी से मूव करने लगेगा तो ये वॉल को, कंटेनर के वॉल को और ज़्यादा तेज़ी से स्ट्राइक करेगा। अब तेज़ी से स्ट्राइक करेगा इसका मतलब होगा ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वॉल पे, हैंस ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल्स पे, और साथ ही साथ ये पिस्टन पे भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अब पिस्टन पे अप्लाइड प्रेशर जो है, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करने से ही ये प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। अब तो ये दो फोर्सेस बैलेंस में नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है। तो इसे कंपनसेट करने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन जो है ये मूव करने लगता है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये ऐसे मूव करेगा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करते साथ ये होगा कि यहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ते साथ जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम जो है उसका नंबर घट जाएगा। वो घटते साथ नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्ट्राइक करेगा वॉल पे उसकी संख्या भी घट जाएगी, उसका नंबर भी घट जाएगा। इससे क्या होगा, स्ट्राइक अगर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ स्ट्राइक वॉल पे या पिस्टन पे ये अगर घट जाएगा, इसका मतलब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये इवेंट तब तक होगा जब तक कि प्रेशर रिड्यूस होते होते ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होके फिर से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब देखिए पिस्टन जो मूव किया, पिस्टन के मूवमेंट के कारण ऑब्वियसली पिस्टन पे अगर ये सैंपल P प्रेशर अप्लाई कर रहा हो, हेंस आप देखिए इसका एक एरिया भी होगा, उस एरिया के साथ उस प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दे तो आप पाएंगे एक फोर्स ये अप्लाई कर रहा है पिस्टन पे। अब फोर्स अप्लाई कर रहा है ये सैंपल पिस्टन पे और उस पिस्टन में थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, लेट अस से d डिस्टेंस मूवमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये सैंपल इस पिस्टन के माध्यम से सराउंडिंग्स पे एक काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो देखिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया था उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के कारण पहली बात तो ये है कि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ वैसे ही इसका जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी सैंपल का मतलब सारे एनर्जीज को जोड़ दे अगर इसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ ये पिस्टन जो मूव किया इसके कारण इसने कुछ वर्क भी किया। अब सैंपल कर रहा है वर्क तो सैंपल का एनर्जी घटेगा, उस सेंस में जो काम करता है उसका एनर्जी घटता है, जिस पे काम किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ता है। सो हम कह सकते हैं Q एनर्जी सैंपल को मिला जिसके कारण उस एनर्जी का एक पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो गया और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है ये सिस्टम सराउंडिंग्स पे काम करने पे लगा दिया। तो इस सेंस में इसी को अगर इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम कहेंगे एनर्जी प्रोवाइड किया गया Q। आप इस चीज़ को देखें, इस इक्वेशन को देखें, एनर्जी प्रोवाइड किया गया Q जो कि ऑब्वियसली बराबर होगा इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा जो है इंक्रीमेंट को शो करता है। इंटरनल एनर्जी का इतना इंक्रीमेंट हुआ और साथ ही साथ बाकी बचा हुआ एनर्जी जो है ये सिस्टम ने काम कर दिया W। यही जो लॉ है, इसी लॉ को यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये जिस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो W है ये W है वर्क डन बाय द सिस्टम।
सिस्टम जो काम कर रहा है, नॉट ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। सिस्टम मतलब यहाँ पर ये जो सैंपल है, सैंपल जो काम करके अपना एनर्जी खर्च कर रहा है वो W है। अब अगर देखें ये वर्क जो है, इसे अगर कुछ ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके दिया जाए कि सिस्टम पे W वर्क किया जा रहा है, बाहर से इस पे कोई काम कर रहा है, हम ही इसे धकेल के इस पे W काम कर रहे हैं, तब ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म थोड़ा सा बदल जाएगा। तब आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि हमने इस सिस्टम पे कितना एनर्जी प्रोवाइड किया। पहले तो हीट के तौर पे Q एनर्जी प्रोवाइड किया और साथ ही साथ हमने W वर्क इस सिस्टम पे किया, तो इतना नेट एनर्जी हमने सिस्टम को दिया। तो वही एनर्जी जो है इसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट क्रिएट करेगा। तो अब ये जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्म कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर W जो है, ये W रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो इस तरह से एक माइन्यूट चेंज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। सो माइन्यूट चेंज आपको दिखेगा। अगर सिस्टम काम करता है W तो इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा, और अगर सिस्टम पे काम किया जाता है W तो इस तरह का फॉर्म आपको दिखेगा। अब देखिए ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर सिस्टम W काम करे या फिर सिस्टम पे W काम किया जाए, तो फिर इसका प्रेशर के साथ इंटरनल प्रेशर हो या एक्सटर्नल प्रेशर हो, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के साथ, ऑब्वियसली डी डिस्टेंस अगर पिस्टन मूव करेगा तो सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज होगा। सो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ इस वर्क डन का क्या रिलेशन है, यही अब हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड 11th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं उन सब को मिला के जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।